जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। गुड हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। गुड। वालेकुम अस्सलाम मैम। चलिए जी, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप क्रॉनिक। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। एनीमिया हम सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या होता है। अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होता है हमें ये देखना है, और हर एनीमिया को आपने कुछ इस तरह के पॉइंट्स के साथ याद करना है कि आपको कभी भी ना मिक्सिंग ना हो एक एनीमिया की दूसरे एनीमिया के साथ। कभी भी आपको ये ना लगे कि इसमें ये था या नहीं था, ये ऐसा था, ऐसे कुछ पॉइंट्स याद कर लें कि आपको हमेशा याद रहे। अब इसमें है, इसके नाम से जाहिर है क्रॉनिक डिसऑर्डर, मतलब कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर इसके साथ एफिलिएट होगा। अब ये वो अनीमिया है जो किसी बीमारी की वजह से होता है इंसान की बॉडी के अंदर, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर चल रहा होता है जो बाद में जाकर अनीमिया को कॉज करता है। इसे कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मैम, बड़े ही डिटेल में। हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोब्यूलर हीमोप्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। प्रोटोपोरफायरिन रिंग होता है, फेरस आयन होता है, और उसके दरमियान में आयरन को रखा गया होता है। वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये हीम आपको नजर आ रही है, ये दिस वन हीम, जिसके अंदर ये आयरन है और ये हीम है, प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन, और ये चेन्स के साथ जुड़ी हुई है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। अब पोरफायरिन्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक मैक्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर 4 पायरोल सब यूनिट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। 26 एटम्स होते हैं इसके अंदर टोटल, इफ यू कैन सी। ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर्स, टेबल्स, इस सबसे नंबर मिलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। टेबल से और इस तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने से हमेशा आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने लंबी सी तफसीर रखी होती है। सो एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसऑर्डर है क्या? इसको एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड होती है बहुत सी डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? क्रॉनिक इलनेस सच एज कैंसर, इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस आर्थराइटिस, जो भी इस किस्म की डिजीज हैं जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, तो वो तमाम के तमाम इसमें आते हैं। उनसे जो एनीमिया कॉज होता है वो है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। अब मोस्टली हमारे यहाँ जब भी किसी को कैंसर होता है या ऐसी कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले सीबीसी कराई जाती है, और उसकी सीबीसी में आपको एनीमिया नजर आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इंसान को जब भी कोई ऐसे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके बाकी तमाम सिस्टम्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एनीमिया किस में ऑब्जर्व किया जाता है? ऐसे पेशेंट जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कुछ इन्फेक्शन चल रहा हो, कोई न्यू प्लास्टिक डिजीज चल रही हो। एनीमिया ऑफ इसमें क्या आता है जी? इसमें देखो जी, डिक्रीज आयरन रिलीज हो रहा है, किससे? मैक्रोफेजेस से, या फिर रेड सेल का लाइफ स्पैन कम हो चुका हुआ है, या फिर एरिथ्रोपोइटिन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब ये कंडीशंस हैं कि किससे कॉज होती हैं? इंटरल्यूकिन 1 से, इंटरल्यूकिन 6 से, और टीएनएफ का एरिथ्रोपोइसिस पे रिस्पॉन्स। इन सब से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स इफेक्ट होते हैं। किस किस चीज से? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। इनका किस पे इफेक्ट आ रहा है? एरिथ्रोपोइसिस पे। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस है आपके आरबीसीज के बनने का प्रोसेस। कैसे बनता है? एरिथ्रोपोइटिन के जरिए से बनता है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है, इफ यू रिमेंबर। अब इंटरल्यूकिन 6 है, वो प्रोड्यूस करता है डाइल्यूशन एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आपके वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देता है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्लाज्मा की रेशो रेड ब्लड सेल से देखी जाती है। अगर तो प्लाज्मा रेशो, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तब भी वो एनीमिक लुक दे रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है, सेल काउंट उतना ही होता है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसके अलावा जनरल कोरिलेशन में उसने बताया हुआ है कि एनीमिया की डिग्री और सिवियरिटी भी आती है। हेप्सिडिन
जो कि लिवर से रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन के उसमें, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में। वो क्या करता है, मैक्रोफेजेस का रिलीज ऑफ आयरन कम करवा देता है और उसकी आयरन की अब्जॉर्प्शन भी कम करवा देता है। अगर आपको याद हो, किसने, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ वैसे तो, ये जब टूटता है आयरन, आयरन टूट कर जाता है तो ये किस तरह से हमारे अंदर दोबारा अब्जॉर्ब होता है? कुछ याद है? नहीं याद है? गुड हो गया। अगर इतनी अच्छी याददाश्त लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह टॉप करेंगे आप लोग यूएचएस में। हमारे पास क्रॉनिक इन्फेक्शंस में कौन कौन से क्रॉनिक इन्फेक्शंस इंक्लूडेड हैं जो कि एनीमिया के साथ आते हैं? पल्मोनरी इन्फेक्शन है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एम्फिसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एब्सेसिस। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो कि पेल्विस से हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन्स का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अगर वो क्रॉनिक हो जाएं, फंगल डिजीजेस अगर वो क्रॉनिक हो जाएं, मेनिंजाइटिस, आपको पता है मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस होती हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दैट इज एन HIV वायरस जो कि अल्टीमेटली डेथ की तरफ लेकर जाता है और इसका इलाज जो है अब तक खासतौर पर पॉसिबल नहीं हो सका। क्रॉनिक लेकिन नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन में क्या क्या आता है? रूमेटाइड आर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, ल्यूपस एरिथेमेटस है, ट्रॉमा है, थर्मल इंजरी है, वेस्कुलाइटिस है। अब ये सब क्या है? ये सब डिजीजेस हैं। अब SLE और रूमेटाइड जो आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून में आते हैं। क्या होता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है। अब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस में जिस तरह आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो इनगल्फ मतलब स्टार्ट हो जाती है, उनका न्यूक्लियस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, आपके सेल्स नॉर्मली दिखना बंद हो जाते हैं। आर्थराइटिस है, ऑब्वियसली आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पर कोई बोन से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो रही है। अच्छा, अब आते हैं हम मेलिग्नेंट डिजीजेस जो कि हैं ही कैंसर। अब होजकिन डिजीज है, लिम्फोसार्कोमा है, ल्यूकीमिया है, मल्टीपल माइलोमास हैं, कार्सिनोमास है, ये तमाम के तमाम कैंसर्स हैं और इन सब के अंदर भी एनीमिया आपको अक्सर नजर आता है। अब लेबोरेटरी फीचर्स में हमारे पास आते हैं, जब भी एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसऑर्डर होगा तो हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल कम नजर आएगा, MCV ज्यादा, MCH यूजुअली नॉर्मल। MCV कभी कभार नॉर्मल भी आता है और कभी कभार ज्यादा भी आता है। हमारे पास अपीयरेंस जो है ना वो नॉर्मोस्टेटिक नॉर्मोक्रोमिक आती है, मतलब ये है कि इनका साइज जो है वो तकरीबन ठीक ही होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि MCV रेयरली हाइपोक्रोमिक नजर आता है रेड सेल्स के अंदर। सीरम आयरन और TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी दोनों की दोनों रिड्यूस्ड होती है। सीरम फेरेटिन नॉर्मल लेवल पे होता है और बोन मैरो जब हम स्टोरेजेस चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें रेटिकुलर एंडोथेलियल आयरन नजर आती है, वो नॉर्मल होती है, लेकिन एरिथ्रोब्लास्ट आयरन जो होती है वो रिड्यूस होती है क्योंकि इसका टेकअप नहीं हो रहा होता। मैक्रोफेजिस से हम वो टूटी हुई आयरन ले ही नहीं पा रहे होते जो कि स्प्लिट हो चुकी हुई, जिसकी वजह से ये हमारे पास आयरन नजर नहीं आती हमारे बोन मैरो स्टोरेज के अंदर। कौन सी आयरन? एरिथ्रोब्लास्ट आयरन नजर नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी अब हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने सबसे पहले CBC देख रहे हैं हम, ये सारा CBC के अंदर है। फिर हम उसके बाद जब हम आए ना सीरम के, सीरम आयरन के ऊपर, अब अच्छा देखिए ये जो था ये CBC के अंदर आ गया, फिर इसको आपने मॉर्फोलॉजी में दिखाना है, पेरिफेरल स्मेयर लिख देना है इसके उसके ऊपर हेडिंग के तौर पर। फिर आपने इस पे आना है कि सीरम एनालिसिस आ जाएगा, सीरम के अंदर सीरम आयरन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो चेक किया आपने, सीरम फेरेटिन को चेक कर लिया, फिर आप आ जाए बोन मैरो एनालिसिस। फिर हमने बोन मैरो स्टोरेजेस के अंदर आयरन को चेक किया और एरिथ्रोब्लास्ट आयरन को रिड्यूस पाया, जिसके बाद हमने बताया कि ये कौन सा है, एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है? ऑब्वियसली इसके अंदर आयरन थेरेपी नहीं दी जाती क्योंकि आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो इसके अंदर बाकी दूसरी थेरेपी दी जाती है। हम पैसे क्रॉनिक डिसऑर्डर जो भी चल रहा होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है मेजर कोज को रोकना जरूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली वो दोबारा अनीमिया करवा देगा, अनीमिया ना सही तो कोई और बॉडी में फंक्शंस को खराब करता रहेगा, डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, तो हमें सबसे मेन कॉज को इरेडिकेट करना होता है। अब ये हो गया हमारा एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसऑर्डर। इसके साथ साथ हमारे पास आता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ आते हैं हम। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होंगे? सिड्रोब्लास्ट बन जाएंगे। सिड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? अब आपने इस इमेज को गौर से देखना है, इसके अंदर ये आयरन है, ये पोरफायरिन रिंग के साथ मिलता है, हीम बनाता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स HbA1 बनाएंगे, 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन्स A2 बनाएंगी, 2 अल्फा 2 गैमा चेन्स HbAF बनाएंगी। सब के सब मिलकर ग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाने में मदद देते हैं, हीम और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं।
अब deficiency of porphyrin ring will cause the sideroblastic anemia, so there is the defect. Or deficiency of the iron will cause the iron deficiency anemia. Deficiency or defective production causes by the alpha and the beta that will cause thalassemia. So अभी हम पढ़ने जा रहे हैं sideroblastic anemia. इसका मतलब है कि porphyrin ring का कुछ मसला है, डिफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से sideroblastic anemia हो रहा है. अब इस डिजीज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो आयरन होता है ना बेटा, आयरन वो इनकॉर्पोरेट हो तो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, बाइंड नहीं हो पाता. किसके साथ? प्रोटोपोरफायरिन स्ट्रक्चर के साथ. आयरन के साथ प्रोटोपोरफायरिन स्ट्रक्चर जो है वो बाइंड नहीं हो पाता. आयरन किसके साथ बाइंड नहीं हो पाता? प्रोटोपोरफायरिन स्ट्रक्चर. ये आपने याद रखना है, आगे जाकर बार बार यही रिपीट होगा. सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में एरिथ्रोसिटिक ब्लास्ट जो होते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है कि एरिथ्रोसिटिक आयरन जो है कम हो जाती है, वो एरिथ्रोसिटिक ब्लास्ट से ही आ रही थी ना. एरिथ्रोसिटिक ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर आयरन ग्रेन्यूल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं. कब? जब ये एनीमिया होता है. ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं अब नॉर्मली लार्ज होते हैं और एक सर्कल के तौर पर सेल के अंदर अरेंज हो जाते हैं. सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर रिंग्स जब फॉर्म हो जाते हैं आयरन के, तो उसे रिंग सिड्रोब्लास्ट कहते हैं. अब इसकी कॉजेस क्या है? मेजरली दो एंजाइम्स इसके अंदर आ रहे हैं जो कि दो स्टेप्स करवाते हैं. ये है पहला एंजाइम जिसमें आता है एला सिंथेटेज. एला सिंथेटेज क्या करता है? एला सिंथेटेज ये करता है कि कंबाइन करता है ग्लाइसिन को सक्सिनाइल को एंजाइम ए को क्या बनाने के लिए? अमाइनो ल्यूविलेनिक एसिड. ये देखिए अमाइनो ल्यूविलेनिक एसिड, ये मेरा एरो नजर आ रहा होगा आपको. अमाइनो ल्यूविलेनिक एसिड बनाने के लिए सक्सिनाइल को एंजाइम ए और ग्लाइसिन ने मिलकर ये बनाया एला सिंथेटेज की मौजूदगी में. दूसरा जो एंजाइम है वो है फेरोचिलेटेज, जिसको हम हीम सिंथेटेज भी कहते हैं. वो एक कैटालाइजिंग एजेंट के तौर पर आता है. अब इसमें वो क्या करता है? आयरन की कॉर्पोरेशन करवाता है. कहां पर? प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर. अब यहाँ पर देखें प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर आयरन आ रहा है और उसने आकर हीम बना देना, ये फेरोचिलेटेज की मौजूदगी में. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, या तो ये फेरोचिलेटेज मौजूद नहीं होता या फिर एला सिंथेटेज पीछे से कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से आगे जाकर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आयरन नहीं हो पाती है. सिड्रोब्लास्टिक की अब आगे से क्लासिफिकेशन है. हेरिडिटरी है जिसमें जेनेटिक कॉजेज आती हैं, एक्वायर्ड है जिसमें प्राइमरी कॉजेज आती हैं. अब एक्वायर्ड में क्या क्या आता है? एक तो आता है प्राइमरी एक्वायर्ड, दूसरे आते हैं सेकेंडरी एक्वायर्ड. सेकेंडरी एक्वायर्ड में आते हैं जो कि पहले कोई, आपको पता है सेकेंडरी का जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉज ये बन रही है, पहली कॉज जो थी प्राइमरी कॉज थी वो कोई और थी. और जब प्राइमरी एक्वायर्ड डेफिशिएंसी एनीमिया आता है इसका मतलब है कि कोई ऐसी आपके अंदर तब्दीली आई है जिसकी वजह से उस एंजाइम पे फर्क आया है, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, या आयरन आपके अंदर कोई ऐसा मसला हुआ है कि वो डिपॉजिट नहीं हो पा रहा. अब जेनेटिक कॉजेस के अंदर आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाती हैं जो कि बाय बर्थ हेरिडिटरी तौर पर आपको मिलती हैं. अब सेकेंडरी एक्वायर्ड में क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया, कार्सिनोमास. कट रही है मैम, आपकी आवाज कट रही है. मेरी आवाज कट रही है. देखो भाई, मैं या तो पीटीसीएल वालों के दफ्तर चली जाऊं, जाकर वहीं जाकर लेक्चर ले लूं, कि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास. मर मर के पीटीसीएल आता है, पर शुक्र है कि पिछले दिनों पीटीसीएल चल रहा था. बोला है तो अच्छा, मैम स्टार्ट में इतना अच्छा हो रहा बस उन्होंने कहा बच्चे स्टार्ट में सुन लें, आगे तो वो ही नहीं सुनते, सुनाने की जरूरत ही क्या है. चलें. अल्कोहल कंजप्शन, लेड पॉइजनिंग, ये सारी की सारी सेकेंडरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की कॉजेज हैं. कट रही तो बिल्कुल नहीं आती है. जी, अब आई मेरी आवाज? जी मैम आप आई है.
एल्ला सिंथेटेज या हीम सिंथेटेज की रिड्यूस प्रोडक्शन या फिर लैक ऑफ दीज एंजाइम्स विल कॉज द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये आ गई हमारे पास एक्वायर्ड कॉजेज। हेरिडिटरी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया विल बी अपीयर टू एक्स लिंक्ड डिजीजेस, मतलब एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होंगी। इट अकर्स मेनली इन द मेल्स बट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल्स। अब प्राइमरी एक्वायर्ड में क्या आता है? एल्डरली पेशेंट्स आते हैं 60 इयर्स ऑफ द एज के बाद। उससे पहले वालों के अंदर जो है ना ये एनीमिया नजर नहीं आता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि जब मेरी आवाज कटना स्टार्ट हो मुझे बता दीजिएगा। इसकी एक्चुअल कॉज क्या है एक्वायर्ड वाले की, कुछ किसी को नहीं पता, मतलब एज सच नहीं पता। जैसे कि अब हम कहें कि हिचकी की असल वजह क्या है, तो कोई पता है किसी को कि हिचकी की असल वजह क्या है? क्या है साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द हिचकी? हमारे रीजंस तो चलो अपनी जगह है ना, कि कोई याद कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो हिचकी की साइंटिफिक रीजन अब तक बहुत सारी पेश हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी मानी नहीं गई ऑथेंटिक। मतलब जिसको हम कहें कि जिस तरह अभी हम बैठ के पढ़ रहे हैं कॉजेज और ये सब कुछ, इस तरह उसकी कॉज नहीं है कोई, इस तरह इसकी भी कोई कॉज नहीं है। एक्चुअल इटियोलॉजी किसी को भी नहीं पता। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर आपको मैंने बताया कि वो जो इसके एंजाइम्स हैं, या तो उनका लैक ऑफ एंजाइम हो जाएगा, लैक ऑफ एंजाइम नहीं होगा तो रिड्यूस एंजाइम प्रोडक्शन होगी, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो रही होगी, एरिथ्रॉइड ब्लास्ट सेल के अंदर आयरन कम होगी, हाइपोक्रोमिक अपीयरेंस आएगी इनकी। सेकेंडरी के अंदर एक्सेस अल्कोहल है, ड्रग इंड्यूस्ड लेड पॉइजनिंग, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आते हैं। अब लैब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास आता है कि हीमोग्लोबिन विल बी पीसीवी रिड्यूस्ड, हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड, एमसीवी रिड्यूस्ड, एमसीएच रिड्यूस्ड, एमसीएचसी रिड्यूस्ड, सब रिड्यूस जाएगा। हाइपोक्रोमिक अपीयरेंस, माइक्रोसिटिक सेल्स विद अ माइनर पॉपुलेशन ऑफ नॉर्मोसिटिक। तो इसका मतलब है कि डायमॉर्फिक पिक्चर आएगी, दो तरह के सेल्स नजर आ रहे होंगे हमें, दो तरह की मॉर्फोलॉजीज नजर आ रही होंगी। सर्कुलेटिंग आरबीसीज के अंदर हो सकता है कि पेपनहेमर बॉडीज नजर आए। अब पेपनहेमर बॉडीज क्या होती हैं वो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, आपको ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं रिंग्स के साइड पर, और ये है, हाँ जी, ये सिड्रोब्लास्टिक की मॉर्फोलॉजी के अंदर डायमॉर्फिक अपीयरेंस नजर आ रही है आपको। रिंग सिड्रोब्लास्ट भी कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर्स में नहीं नजर आते आपकी पेरिफेरल स्मेयर के अंदर, लेकिन बोन मैरो के अंदर होंगे, ये अच्छे खासे तादाद में होंगे जब हम बोन मैरो एनालिसिस करेंगे। एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया नजर आएगा हमें बोन मैरो के अंदर, और ये बोन मैरो के बारे में हम बता रहे हैं आपको। और उसके अलावा पर्शियन ब्लू स्टेन मैरो के अंदर करेंगे तो हमें पता लगेगा किसके अंदर हीमोसिड्रिन है। सो हीमोसिड्रिन जी, ये बोन मैरो एनालिसिस की आपके पास पिक्चर आई हुई, ये आपको नजर आ रहा है। ये रिंग अपीयरेंस जो है ना अक्सर सेल्स के अंदर हमें नजर आएगी, और ये रिंग अपीयरेंस क्यों होगी? सिड्रोब्लास्टिक की वजह से। अब आयरन प्रोफाइल को देखें तो सीरम आयरन विल बी नॉर्मल और इंक्रीज। अब जैसे इसमें स्लाइड में मैंने बताया ना, आयरन प्रोफाइल है, सीरम प्रोफाइल है, बोन मैरो के बारे में है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट था, उसकी ब्लड की प्रोफाइल थी, वो सब इस तरह लाइन वाइज आपने अपनी हेडिंग देखकर हमेशा अपने पेपर में लिखनी है। टीआईबीसी प्रेजेंट होगा लेकिन कंप्लीट सैचुरेटेड होगा। अब दूसरी फाइंडिंग्स में हमारे पास आता है एरिथ्रोपोइसिस इनफेक्टिव होगी, रेज्ड बिलिरुबिन आएगा, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल भी ज्यादा आएगा। रेटिकुलोसाइट काउंट लेस होगा, और इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ आयरन होगी। इसी के साथ हमारा ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी खत्म। जी, था तो आसान, अगर समझ आ गई हो तो। ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा अगर आप मजीद दोबारा इसको सुनना चाहें तो। बाकी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें कि अगर कोई एम्बिग्युइटी है, वरना फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। मैम ये स्लाइड्स भेज दीजिएगा। ये स्लाइड्स भेज दूं? अच्छा,
मैम ये लेक्चर किधर अपलोड होने हैं, कब होने हैं, कोई हमें कुछ बताता था नहीं इस चीज़ आपका का। कल का और आज का लेक्चर मैं अभी भेजने लगी हूँ, अपलोड हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।